नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। बंधन हर जन्म का पार्ट 2। इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला पार्ट देखना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। ध्यानचंद जी को एक लिफाफा देकर गया था। राहुल के मन में कौतूहल हुआ कि आज फिर ये क्यों आया है, इसलिए वो वापस ऑफिस में अंदर आया कि पता तो चले वजह क्या है। इस वक्त ऑफिस में कोई और वर्कर नहीं था, केवल वॉचमैन और चपरासी ही थे। ध्यानचंद जी अपने कैबिन में बैठकर शायद इसी आदमी के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो सीधे उनके कैबिन के अंदर चला गया था। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकला तो राहुल ने दरवाजा नॉक किया। ध्यानचंद जी ने उसे अंदर बुलाया। क्या बात है राहुल, तुम अभी तक घर नहीं गए? कुछ कहना था क्या? जी सर, मैं बैठ जाऊं? हाँ हाँ बैठो। सर, मैंने जब से शेखर के बारे में सुना, उसके बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। काश मैं आपकी हेल्प कर पाता सर। राहुल, एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। कौन सी सर? याद है तुम्हें, मैं तुम्हारे घर आया था तो तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी। हाँ सर, बिल्कुल याद है। वो लड़की मेरी बचपन की दोस्त है, गीत। अच्छा, तो उसका नाम गीत है? हाँ सर, पर आप कुछ बताने वाले थे। वही बता रहा हूँ बेटा। दरअसल वो लड़की शेखर को बहुत अच्छी लगी। पहली बार हुआ है जब कोई लड़की शेखर को इतनी अच्छी लगी हो। पर इतनी अच्छी लड़की भला शेखर से क्यों शादी करेगी? शेखर तो बस 6 महीने। इतना बोलकर ध्यानचंद जी थोड़ा चुप हो गए और राहुल की ओर देखा। राहुल गीत का नाम सुनकर शौक रह गया था। राहुल को चुप देखकर ध्यानचंद जी ने कहा, काश कि मेरे बेटे की आखिरी ख्वाहिश मैं पूरी कर पाता। काश कोई करिश्मा हो जाए, मैं उसे गाड़ी बंगला सब दे दूं, जो मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी पूरी करने में हेल्प करेगा। फिर राहुल की ओर देखकर बोले, बेटा तुम्हें घर जाने में देर हो जाएगी। पर राहुल ने जैसे ध्यानचंद जी की बात सुनी ही नहीं, इसलिए उन्होंने उसे फिर से आवाज दी। राहुल, तब उसे होश आया और वो हड़बड़ाकर उठने लगा। ध्यानचंद जी ने उसे हड़बड़ाते देखा तो उसे कंधों से पकड़कर बैठने को कहा और फिर पानी का गिलास आगे बढ़ाया। राहुल ने गिलास थाम लिया और धीरे धीरे पीने लगा। ध्यानचंद जी ने कहा, लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ऐसा करो, कल सैटरडे है, तुम छुट्टी कर लो, फिर परसों संडे है ही। 2 दिन आराम करोगे तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो, मैं भी अब घर चलूँगा। जी सर। राहुल भारी कदमों से घर जाने के लिए निकल गया। घर आकर राहुल सीधे अपने कमरे में चला गया और अपनी माँ को कहा कि मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ, अभी मुझे मत उठाना। रात में राहुल ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। उसके दिमाग में बहुत सारी सोचें आ जा रही थी। मम्मी को बोलकर वो सोने तो आ गया था, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। होती भी कैसे? आंखों में नींद की जगह ख्वाब जो तैर रहे थे, वो ख्वाब जो उसे गाड़ी और बंगले में पूरा होते दिखाई दे रहे थे। कभी आंखों के सामने गीत का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता और राहुल उसके पास जाने लगता, पर बीच में ही नई कार और बंगले को देखकर उसके पांव उधर बढ़ जाते। दूसरी सुबह शनिवार की सुबह थी और राहुल ने छुट्टी ले ली थी आराम करने के लिए, मगर मृग तृष्णा के पीछे दौड़ते हुए आराम कहाँ संभव था। पूरा दिन सोचने में गुजारने के बाद राहुल ने एक फैसला कर लिया और अब आईने के सामने तैयार हो रहा था।
तैयार होकर एक बार कलाई घड़ी पर नजर डाली तो देखा 4 बजे थे और मन में सोचा आज तो गीत से मिलना ही है। राहुल गीत के घर गया और सबसे पहले गीत के पापा से मिला। अभी उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था और आंटी उनके पास ही बैठी थी, साथ ही उन्हें सेब काट कर खाने को दे रही थी। उन्हें देखते ही आंटी ने पूछा, बड़े दिनों बाद नजर आए बेटा। जी आंटी, अभी नई नई नौकरी है ना, इसलिए। गीत कहाँ है? बहुत दिन से उससे भी नहीं मिला। मैं उसके लिए चॉकलेट लाया था, अपने कमरे में है बेटा। रोज ही स्कूल से आकर फिर घर के भी काम देखती है। मैं भी उसकी कम ही मदद कर पाती हूँ, थक जाती है मेरी बच्ची। आज शनिवार के दिन स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई तो आज थोड़ा आराम करने भेजा मैंने जबरदस्ती। तो फिर उसे आराम करने देते हैं, है ना आंटी? आप उसे ये चॉकलेट दे देना। राहुल ने सेलिब्रेशन पैक आंटी की ओर बढ़ाया। अरे नहीं नहीं बेटा, जाओ जाकर खुद दे दो। अब तो उठ गई होगी, 2 घंटे हो गए हैं सोए। इतनी देर वो कहाँ सोती है? तुम्हें अजीब लग रहा है उठाने में तो मैं आवाज़ दे देती हूँ, देखना अभी आ जाएगी। और आंटी ने आवाज़ लगाई, गीत उठ गई क्या बेटा? हाँ माँ, बस कमरा ठीक कर रही थी। कुछ बोल रही थी क्या? नहीं, तू अपना कमरा ठीक कर ले। फिर राहुल को बोली, अब जा खुद दे दे उसे। जी आंटी, कहकर राहुल गीत के कमरे में चला गया। गीत अपने कमरे में चादर ठीक कर रही थी, इसलिए उसने राहुल को आते नहीं देखा। राहुल ने पीछे से आकर उसके आंखों पर अपने हाथ रख दिए। राहुल, तुम बिना देखे तुम कैसे जान गई कि मैं हूँ? राहुल ने गीत की आंखों से अपने हाथ हटाते हुए कहा, मैं तो तुम्हारी आहट भी पहचानती हूँ, तब भी जब तुम दबे पांव आते हो। फिर तुम्हारी चुहन कैसे नहीं पहचानूंगी? राहुल ने गीत के साथ मिलकर बेड पर चादर बिछाई, फिर दोनों साथ में बैठ गए। अचानक राहुल गीत के कदमों के पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर हौले से चूम लिया। गीत के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। गीत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, राहुल ने प्यार से गीत की आंखों में देखते हुए कहा। फिर राहुल ने गिफ्ट पैक पर सजाए गए प्लास्टिक के रोज को अपने हाथ में लिया और गीत की ओर बढ़ाया और बोला, आई लव यू गीत, डू यू लव मी? गीत ने मुस्कुराते हुए राहुल के हाथ से रोज ले लिया और शर्माते हुए बोली, यस। फिर राहुल गीत के पास बैठ गया और कहने लगा, पता है गीत, मैं बहुत पहले से तुम्हें पसंद करता हूँ। जब मैं 10वीं में पढ़ता था न, तब से। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे हमेशा परेशान थोड़ी करते, गीत ने थोड़ा नाराजगी जताते हुए कहा। राहुल ने गीत को प्यार से देखते हुए कहा, तुम ना कुछ नहीं समझती। अच्छा, अभी ही देख लो, जब से मैंने अपने प्यार का इजहार किया है तुम मुझे देख भी नहीं रही, शर्मा रही हो मुझसे। बस इसीलिए तुम्हें कभी नहीं बताया और जानबूझकर तुम्हें परेशान करता था ताकि तुम मुझ पर गुस्सा करो। इसी बहाने तुम मुझसे बात तो करती थी। अच्छा सुनो ना, राहुल ने गीत का चेहरा अपने हाथ से ऊपर करके कहा, वैसे तो मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करती हो, पर एक बार तुम्हारे होठों से सुनना चाहता हूँ। प्लीज़ एक बार बोलो ना, तुम भी मुझसे प्यार करती हो। गीत ने अपनी नज़रें उठाई तो राहुल की आंखों में उसे अपने लिए बहुत प्यार नजर आया। गीत ने कुछ कहना चाहा, फिर शर्मा कर राहुल का हाथ छुड़ाकर जाने लगी। राहुल ने हौले से अपनी पकड़ मजबूत कर दी और गीत को जाने से रोका। उधर शेखर के घर में ध्यानचंद जी अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे। शेखर बाइक से अपने किसी दोस्त से मिलने गया था। राहुल ने गीत के हाथ को मजबूती से थाम लिया। गीत रुक गई। राहुल ने गीत को बेड
पर बिठाया और खुद उसके पास बैठ गया। गीत की नजरें झुकी हुई थीं। गीत, मुझ पर भरोसा है, राहुल ने अपनी नजरें झुकाकर कहा था, जिसे गीत की पहले ही झुकी नजरों ने नहीं देखा। बस बोल दिया गीत ने, खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे तुम पर, तो मेरी बात पूरी सुनने के बाद ही कुछ कहना, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने खुद को तैयार किया है कि तुमसे अपनी बातें बोल सकूं। ठीक है, वादा, पूरी बात सुनूंगी, चाहे मुझे कितना भी बुरा लगे। राहुल ने गीत का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था। उस पर गीत ने अपना दूसरा हाथ भी रख दिया था और अपनी निगाहें उठाई, जैसे कि राहुल के हर काम में गीत साथ देगी। राहुल ने बगैर कोई भूमिका बांधे कहना शुरू किया, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सारी खुशियाँ दूँ, अपना घर, खुद की गाड़ी, तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमूं, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूं मैं। पर तुम तो जानती ही हो, हमारे घर भी किराए के हैं। ऐसे में भला तुम्हारे सपने, मेरे सपने कैसे पूरे होंगे? पर अगर तुम चाहो तो बस 6 महीने में हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। गीत को लगता है राहुल 6 महीने शादी के लिए रुकने की बात कर रहा है, इसलिए बोली, बस 6 महीने ना, अभी तो पापा के पैर में भी प्लास्टर है, तब तक तो वो भी पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। मैं तैयार हूँ। राहुल ने गीत की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कहा, उस दिन मेरे घर पर तुम शेखर से मिली थी ना, उसके दिल में छेद है और 6 महीने बाद उसका ऑपरेशन होने वाला है। डॉक्टरों ने कहा कि बस 10% चांसेस है बचने के और वो तुमसे शादी करना चाहता है मरने से पहले। राहुल ने जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी की और अपना सिर झुका लिया। गीत ने सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे कि कुछ गलत सुन लिया हो। उसने अपना हाथ छुड़ाया और राहुल की ओर देखा, पर राहुल की नजरें तो झुकी हुई थी। गीत ने उसे कंधों से पकड़कर झकझोर दिया और बोली, होश में तो हो? क्या कह रहे हो तुम? कुछ पता भी है या यूं ही बोल दिया? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, और अभी अभी तुमने मुझे प्रपोज किया, वो सब क्या था? खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कहने आए थे? मुझे ये बताने कि तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर ये बताने कि शेखर मुझसे प्यार करता है? मेरा यकीन मानो गीत, मैं कब से तुम्हें चाहता हूँ, पर क्या शेखर तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त बन गया कि तुम उसके लिए मुझे छोड़ रहे हो? नहीं राहुल, तुम मुझे अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाना चाहते हो। एक बार सोच कर देखो गीत, तुम्हारे पापा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं और कुछ ट्यूशन करके घर चलाते थे, पर अब कम से कम 3 महीने वो अपनी जॉब पर नहीं जा पाएंगे और ना ही ट्यूशन पढ़ाने हो सकता है कि उनकी नौकरी चली जाए। फिर तुम्हारी जॉब से अगर तुम चाहो भी तो केवल घर चल जाएगा। हो सकता है कि तुम्हारे पापा के इलाज के लिए तुम्हारी FD तोड़वानी पड़े। फिर तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारे पापा के पास कुछ भी नहीं होगा, वो तब कितने परेशान होंगे। जबकि अगर तुम चाहो तो सारी खुशियाँ हमारे कदमों में होंगी। मैंने तुम्हें सब बोल दिया, अब तुम सोचो। बेटियां तो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सह लेती हैं, तुम्हें तो बस 6 महीने एक अनचाहे इंसान को झेलना है। फिर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं तो शेखर के पापा से मिलवा दूंगा तुम्हें मैं, उन्होंने ही ये सब कहा था मुझसे। ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। थोड़ी देर रुक कर गीत ने कहा था। राहुल ने गीत की ओर देखा तो गीत का चेहरा पूरी तरह सपाट था। राहुल थोड़ी देर गीत के कुछ और बोलने की राह देखता रहा, पर गीत ने तो जैसे चुप्पी साध ली
नहीं थी, इसलिए राहुल उठ गया और बोला, कल आऊँगा मैं। गीत ने अपना सिर हिला दिया। दूसरे दिन गीत राहुल के साथ शेखर के घर गई। अभी वो दोनों दरवाजे पर ही पहुंचे थे कि एक कार तेजी से चलती हुई आई और एक बुजुर्ग को टक्कर मारकर आगे बढ़ गई। शेखर का घर तो आ ही गया था, इसलिए गीत ने राहुल से कहा, तुम इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं चली जाऊंगी शेखर से मिलने। बुजुर्ग की हालत वाकई गंभीर लग रही थी, इसलिए राहुल ने गीत की बात मान ली और उन्हें लेकर चला गया। गीत बोझिल कदमों से शेखर के घर के अंदर जा रही थी कि घर से एक आदमी बाहर निकल रहा था। गीत ने उसे रोक कर पूछा, सुनो, अंदर ध्यानचंद जी हैं? जी हैं तो, पर इस वक्त बहुत परेशान है, पता नहीं इस समय आपसे मिलेंगे या नहीं। क्यों, कुछ हुआ है क्या? जी, उनके बेटे ने दरवाज़ा बंद कर लिया है। उनके मम्मी पापा दरवाज़ा खोलने कह रहे हैं, पर वो जवाब नहीं दे रहे, इसलिए हम चाबी बनाने वाले को बुलाने जा रहे हैं। गीत ने सुना तो जल्दी से अंदर गई। ध्यानचंद जी ने उसे आते हुए देखा तो उसके पास आ गए। अभी गीत कुछ पूछना चाहती थी कि ध्यानचंद जी ने खुद ही कहा, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, शायद तुम्हारी आवाज़ सुनकर शेखर दरवाज़ा खोल दे। पर हुआ क्या है, मैं और शेखर की माँ बातें कर रहे थे कि तुम्हारे घर रिश्ता लेकर जाएंगे। बस वही बात सुनकर शेखर हम दोनों से नाराज हो गया। वो तुमसे बहुत प्यार करता है और नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। जब हमने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। आधे घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए हमें डर लग रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। गीत ने शेखर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और बोली, शेखर, मैं गीत, बस तुमसे मिलने आई हूँ। एक बार दरवाज़ा खोलो प्लीज़, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। गीत ने इतना बोला और फिर से दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया कि दरवाज़ा खोले जाने की आवाज़ आई। शेखर कमरे से बाहर आया तो उसके मम्मी पापा उसके करीब आ गए, पर शेखर ने उन्हें इग्नोर करके गीत से पूछा, तुम्हें मेरे पापा ने बुलाया है ना? नहीं, मैं खुद आई थी तुमसे मिलने। पर क्यों? क्या खड़े होकर बात करनी है? बैठने के लिए नहीं कहोगे? ओह सॉरी गीत, आओ ना बैठो। गीत ने शेखर को भी बैठने के लिए कहा। हाँ बोलो ना अब, शेखर ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आई नो तुम्हें अजीब लगेगा, पर ये सच है। दरअसल अंकल ने राहुल को बताया था कि तुम मुझे पसंद करते हो और राहुल ने मुझे, इसलिए मैंने तुमसे मिलने का फैसला किया। तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझे जानती ही कितना हो। मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, तुम बताओ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? शेखर ने नजरें झुका ली। करते हो ना, लेकिन तुम भी तो मुझसे उतनी ही बार मिले हो जितनी कि मैं। तुम नहीं जानती गीत, मैं बस 6 महीने, मैं सब जानती हूँ। 6 महीने बाद तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है, फिर भी तुम। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब चलो कुछ खा लो, तुम्हें दवाइयाँ भी खानी होंगी। गीत की बात मानकर शेखर ने नाश्ता करने के बाद दवाई खा ली। राहुल ने गीत के मोबाइल पर मैसेज किया, मैं अब आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद राहुल आ गया तो गीत ने सबसे विदा ली और चली गई। पूरे रास्ते राहुल गीत के बोलने का इंतजार करता रहा, पर गीत ने कुछ नहीं बोला। अब घर आने वाला था, आखिर राहुल से रहा नहीं गया तो कहा, क्या बात हुई शेखर के पापा से? कुछ बताया नहीं तुमने? क्या घर चलकर बात करनी है? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। शेखर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, तो अब अंकल ने कल बुलाया है, लेकिन कल तो मुझे ऑफिस जाना है। तुम फिक्र मत करो, मैं खुद चली जाऊंगी। पर किस वक्त बुलाया है अंकल ने? राहुल ने कुछ देर रुक कर कहा।
मुझे लगा तुम पूछोगे कि शेखर ने खुद को बंद क्यों किया था कमरे में। तुम्हें थोड़ी चिंता तो होनी चाहिए अपने दोस्त की। गीत की बात सुनकर राहुल अचकचा गया। वो मैं पूछने ही वाला था, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगा। खैर छोड़ो, आप घर आने वाला है तो ये सब बातें बंद करते हैं। गीत के मना करने के बाद राहुल की कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। घर भी आ गया था। गीत चुपचाप अपने घर के अंदर चली गई। राहुल कुछ देर खड़ा रहा, फिर अपने घर चला गया। अपने घर की छत को घूरता हुआ राहुल सोचों में गुम था कि कहीं गीत की शादी शेखर से करवाना गलती तो नहीं है। फिर सोचता, मुझसे ज़्यादा फायदा तो गीत को ही होगा। एक तो उसके परिवार की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और शेखर की पत्नी बनकर देश विदेश भी घूमेगी। उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ तो मुझे होगी। अपने प्यार को किसी दूसरे के साथ बांटने के बाद उसे अपनाना छोटी बात नहीं है। राहुल अभी बिल्कुल स्वार्थी होकर सोच रहा था। उसे खुद की कुर्बानी दिखाई दे रही थी, पर गीत पर क्या बीतेगी नहीं सोच रहा था। अपने घर में गीत भी सोच रही थी। बिस्तर पर लेटी तो थी, पर उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। पहले तो उसने शेखर से शादी करने के लिए नहीं सोचा था, पर अब उसका मन उसे समझा रहा था कि अगर किसी को उसकी वजह से जीने की वजह मिल जाए तो क्या गलत है। सुबह ऑफिस जाने से पहले राहुल गीत से मिलने गया। उस समय गीत किचन में थी। राहुल ने देखा गीत अकेली है तो कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शेखर के घर छोड़ दूंगा। छोड़ तो तुम पहले ही चुके हो। तुमने कुछ कहा नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे भी अभी मुझे स्कूल जाना है। ठीक है तो मैं चलता हूँ, तुम्हारी मर्जी। राहुल ने सोचा अभी कुछ भी बोलना बेकार है, इसलिए चुपचाप चला गया। गीत ने स्कूल में हाफ लीव ले लिया और शेखर के घर चली गई। उसने ध्यानचंद जी से फोन पर बात कर ली थी। इस वक्त घर में शेखर नहीं था, इसलिए ध्यानचंद जी ने ये समय चुना था बात करने के लिए। गीत शेखर के मम्मी पापा के सामने बैठी थी। वो यहाँ आ तो गई थी, पर अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। ध्यानचंद जी ने ही चुप्पी तोड़ी और बोले, देखो बेटा, तुम्हें सब पता है, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि शेखर के बचने के बहुत कम चांसेस हैं। अपनी तरफ से मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा किसी चीज़ के लिए। मेरे बेटे के बाद तुम स्वतंत्र रहोगी किसी और के साथ अपना जीवन शुरू करने के लिए। बस अब तुम जो चाहो फैसला ले सकती हो। अंकल, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली कि शादी कोर्ट में होगी, और क्या बेटा, और मेरे मम्मी पापा को शेखर की बीमारी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ध्यानचंद जी ने सोचा था कि गीत शायद पैसों के लिए शादी करना चाहती है, पर उसकी बात सुनकर उन्हें अपने बेटे की पसंद पर गर्व हो रहा था। उनकी आंखें छलक आईं, जिसे उन्होंने गीत और शेखर की मां की नज़र बचाकर पहुंच लिया। शेखर की मां ने तो गीत को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद गीत जाने लगी तो शेखर की मां ने अपने गले की चेन गीत को पहना दी। गीत ने बहुत मना किया, पर वो बोली कि मेरे लिए तो तू आज और अभी से ही मेरी बहू है, और अपनी बहू को मुंह दिखाई देने का हक है मुझे। उनका प्यार देखकर गीत उन्हें मना नहीं कर पाई। शाम में ऑफिस से आते ही राहुल गीत के घर आ गया तो वहां ध्यानचंद जी अपनी पत्नी के साथ आए हुए थे। राहुल को देखकर गीत की मम्मी ने उसे वहीं बुला लिया।
थोड़ी देर बाद गीत सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। खुशी के माहौल में बातचीत हुई। थोड़ी देर रुककर शेखर के मम्मी पापा चले गए। गीत की मम्मी बहुत खुश थी कि बेटी के लिए घर बैठे इतने बड़े घर से रिश्ता आ गया और ये सब राहुल की वजह से संभव हुआ है। अगर वो उस दिन शेखर को अपने घर नहीं लाया होता तो शेखर गीत को कैसे पसंद करता। मोहल्ले के लोग भी गीत की किस्मत से रिस्क उठकर रहे थे। 15 दिन बाद आज शेखर और गीत की कोर्ट में शादी होने वाली थी। हालांकि गीत के पापा चाहते थे कि शादी अगर 3-4 महीने बाद होती तो बेटी की शादी धूमधाम से करते, पर ध्यानचंद जी ने बताया कि शेखर 1 महीने बाद अमेरिका चला जाएगा क्योंकि वहां का बिजनेस भी देखना है, इसलिए शादी कोर्ट में कर लेते हैं और रिसेप्शन की पार्टी में सबको बुला लेंगे। शादी के समय गीत की मम्मी और राहुल आए थे गीत की ओर से, और शेखर के मम्मी पापा और 2 दोस्त बस। शादी के बाद गीत और शेखर गीत के घर जाकर गीत के पापा से मिलने गए। थोड़ी देर बाद गीत अपने कमरे से विदा हो गई। शेखर की मां ने दोनों की आरती उतारी और गीत ने अपने दाएं पैर से चावल का कलश गिराकर शेखर के साथ गृह प्रवेश किया। उसी रात शेखर और गीत के कमरे को फूलों से सजाया गया था और गीत दुल्हन के लिबास में घूंघट लिए पलंग पर बैठी थी। शेखर का प्रवेश। शेखर ने गीत का घूंघट उठाया और प्यार से उसे देखा, पर जाने क्यों उसे गीत की आंखों में खुद के लिए प्यार नजर नहीं आया। शेखर ने गीत को कहा कि अगर तुम चाहो तो ये सब भारी कपड़े बदल लो। जी आप मुझसे नाराज हैं? मैंने कुछ गलती कर दी है क्या? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि इतने भारी कपड़े गहने पहनकर परेशान हो गई होंगी, बस इसीलिए। शेखर की बात सुनकर गीत मुस्कुरा दी और नाइट गाउन लेकर वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो शेखर के साथ बैठी थी उसके करीब। दोनों पहले तो घर परिवार की बातें करते रहे, फिर शेखर को नींद आने लगी तो वो लेटकर बातें करने लगा और गीत उसके बाल सहलाने लगी। फिर गीत को भी जाने कब नींद ने आ घेरा और वो शेखर के पास ही सो गई। सुबह गीत की नींद खुली तो उसने शेखर को अपने करीब सोते हुए देखा। शेखर सोया हुआ बहुत प्यारा लग रहा था। उसे ये सोचकर और भी प्यार आ रहा था कि शेखर ने उसके साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। एक रात में ही शेखर अपना अपना सा महसूस हुआ गीत को। गीत ने शेखर के बालों में प्यार से हाथ फेरा और तैयार होनी चली गई। शेखर की मां के मना करने के बाद भी गीत ने खुद से नाश्ता बनाया और चाय लेकर शेखर के पास आ गई उसे नींद से जगाने। गीत ने शेखर को उठाने के लिए हाथ लगाया तो वो बोल पड़ा, बस थोड़ी देर और सोने दीजिए पापा, वरना गीत चली जाएगी। शेखर की बात सुनकर गीत को हंसी आ गई। पापा नहीं, मैं हूँ आपकी गीत। गीत की बात सुनकर शेखर ने अपनी आंखें खोल दी और गीत को हंसते हुए देखकर बहुत खुश हुआ। ध्यानचंद जी और शेखर की मम्मी आज बहुत खुश थे। उनके घर में आज की सुबह यादगार बन गई थी। अब उन्हें शेखर की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि अब गीत जो आ गई थी शेखर का ख्याल रखने के लिए। थोड़ी देर बाद सब साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अगले दिन सुबह सब लोग नाश्ता करने बैठे थे कि राहुल आ गया। ध्यानचंद जी ने उसे भी साथ में नाश्ता करने के लिए कहा। गीत शेखर के बगल वाली कुर्सी
पर बैठी थी और शेखर को कभी पानी तो कभी रोटी सर्व कर रही थी। गीत ने सादा नाश्ता बनाया था क्योंकि शेखर के लिए सादा भोजन जरूरी था। नाश्ते के बाद गीत ने खुद से शेखर को दवाई दी। राहुल को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे देखना पड़ रहा था। आज वो सोचकर आया था कि ध्यानचंद जी से बंगले और गाड़ी की बात करनी है, क्योंकि 2 दिन से वो ऑफिस नहीं आए थे। नाश्ते के बाद राहुल ने ध्यानचंद जी से कहा, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ध्यानचंद जी समझ गए कि राहुल क्या बात करना चाहता है, इसलिए उसे अपने कमरे में लेकर चले गए। ध्यानचंद जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर राहुल से पूछा, क्या कहना चाहते हो? वो सर आपने कहा था बंगले के बारे में। दरअसल हमारा घर किराए का है और इधर मकान मालिक पैसे भी ज़्यादा मांग रहा है। ध्यानचंद जी सब समझ रहे थे कि राहुल जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता है, पर उन्हें अपना वादा भी अच्छी तरह याद था, इसलिए उन्होंने कहा, 15 दिन बाद फ्लैट और नई कार की चाबी तुम्हारे हाथ में होगी, अब तुम जा सकते हो। राहुल ने उठकर दरवाज़ा खोला और चला गया। कुछ दिन बाद मकान मालिक गीत के घर आया तो गीत की माँ ने बिठाया और उसके सामने हाथ जोड़ दिए कि अभी कुछ दिन रुक जाइए तो सारे पैसे दे दूंगी। बहन जी आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, अब ये घर मेरा नहीं है, मैंने इसे बेच दिया है। मैं तो बस यही बताने आया था, अब मैं चलता हूँ। उसी दिन शाम में ध्यानचंद जी ने गीत के घर के कागजात गीत को दे दिए कि इसे संभाल कर रख दो, और साथ ही 2 टिकट भी दे दिए जो गीत और शेखर के शिमला जाने के लिए थे। शिमला जाने से पहले गीत शेखर के साथ अपने मायके आई थी। शेखर गीत के मम्मी पापा के साथ बैठकर बातें कर रहा था और गीत किचन में थी कि उसी समय राहुल आया और सीधे गीत के पास किचन में चला गया। उसे अपने सामने देखकर गीत को अच्छा नहीं लगा, इसलिए बोली, तुम्हें शेखर के पास बैठना चाहिए था। ठीक है चला जाऊंगा, पर मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम शिमला जा रही हो तो तुम्हें इससे क्या, पर तुम कोई बहाना भी तो बना सकती थी। मत भूलो 6 महीने बाद तुम्हें मेरे पास ही आना है। गीत ने राहुल की ओर हिकारत भरी नज़रों से देखा और बोली, मुझे तुम्हारे एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। दूसरे दिन शेखर गीत को लेकर ऑफिस आया था और थोड़ी देर रुककर दोनों चले गए, पर बाहर आने के बाद शेखर को याद आया, ओह शिट, कार की चाबी तो पापा की केबिन में छूट गई, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। इतना बोलकर गीत जल्दी से अंदर चली गई और पापा के केबिन में जाने लगी। अभी थोड़ा सा ही दरवाज़ा खोला था कि अंदर राहुल दिखाई दिया, जिसे ध्यानचंद जी बंगले और कार की चाबी देकर कह रहे थे, लो मैंने अपना वादा पूरा किया। राहुल खुशी खुशी बाहर निकल रहा था, इसलिए गीत साइड हो गई। अपनी खुशी में राहुल ने गीत को देखा भी नहीं और आगे बढ़ गया। गीत के मन में राहुल के लिए जो थोड़ी सी जगह थी आज वो भी नहीं रही। गीत भी दरवाज़ा खोलकर अंदर गई और कार की चाबी लेकर शेखर के पास आ गई। अगले दिन ही दोनों की शिमला के लिए फ्लाइट थी। जब 10 दिन बाद दोनों शिमला से वापस आए तो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो चुके थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार झलक रहा था। कहते हैं ना, प्यार भरे पल जल्दी बीत जाते हैं। आज शेखर और गीत को भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। कल शेखर और गीत के साथ शेखर के मम्मी पापा भी अमेरिका जाने वाले थे, इसलिए गीत शेखर के साथ अपने मम्मी पापा से मिलने आई थी। गीत की मम्मी और गीत दोनों की आंखों में आंसू थे और ये देखकर शेखर को ऐसा लग रहा था कि सब उसकी वजह से है।
इसलिए जब दोनों अपने घर जाने के लिए कार में बैठे तो शेखर गीत से माफ़ी मांग रहा था। गीत, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लीज़ तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करना। गीत ने अपने हाथ शेखर के होठों पे रख दिए और बोली, मुझे पूरा विश्वास है हम दोनों साथ रहेंगे। उसके बाद दोनों मंदिर गए और फिर उसी रात उनकी फ्लाइट अमेरिका के लिए निकल गई। 3 महीने बाद गीत के पापा ने अपने स्कूल की जॉब ज्वाइन कर ली। उनकी नौकरी नहीं छूटी थी। आज पूरे 7 महीने बाद ध्यानचंद जी अपनी पत्नी और बेटे बहू के साथ अपने ऑफिस आए थे और सारे स्टाफ को बोनस देने वाले थे और ये बोनस शेखर के ठीक होने की खुशी में था। गीत ने बड़े मान से राहुल को अपने हाथ से बोनस दिया। आखिर उसी की वजह से तो शेखर जैसे अच्छे इंसान से गीत की शादी संभव हुई थी। राहुल की नज़रें गीत की नज़रों का सामना नहीं कर पा रही थी और इसलिए झुकी हुई थी। अगले ही दिन गीत अपने मायके आई थी तो राहुल उससे मिलने आया था। अब वो दूसरी सोसाइटी में रहने लगा था अपने परिवार के साथ। उस समय गीत किचन में चाय बना रही थी और शेखर मम्मी पापा के साथ बैठा था। राहुल गीत के पास आया और कह रहा था, अच्छी बात है कि शेखर ठीक हो गया, पर अगर वो नहीं ठीक होता तो मैं तुम्हें अपना लेता। इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं, आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस एक बार बोल दिया, आगे कभी मत बोलना। शेखर और मेरे बीच विवाह का पवित्र बंधन है और वो मैंने 7 जन्मों के लिए बांध लिया है। भगवान ना करे उसके साथ कोई अनहोनी हो गई होती, फिर भी मैं उसकी यादों के सहारे जी लेती। आज इस तरह तुम मेरे पास आ गए हो, दोबारा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। और ये कहकर गीत चाय और नाश्ता लेकर सबके पास आ गई और राहुल घर से निकल गया। अभी राहुल आया था क्या? शेखर ने गीत से पूछा। हाँ, आया तो था, पर उसके किसी दोस्त का फोन आया तो वो चला गया। कहानी तो खत्म हो गई, पर गीत और शेखर की जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।